भीष्म स्वामी जी द्वारा रचित एक बहुचर्चित कहानी है जो भारत पाक विभाजन के परिदृश्य को प्रस्तुत करती है। विभाजन की घोषणा के उपरांत भड़की सांप्रदायिकता की भावना को साकार रूप देने का एक सफल प्रयास साहनी जी ने कहानी में बखूबी किया है। विभाजन के समय जो चिंगारी लोगों के हृदय में सुलग रही थी वह सांप्रदायिक दंगों के रूप में सामने आई। कहानी में भीष्म जी ने एक रेलगाड़ी का वर्तमान पाकिस्तान के किसी शहर से निकलकर अलग अलग स्टेशनों से होते हुए अमृतसर पहुंचने तथा इस रेल यात्रा के दौरान होने वाले तनाव और विवाद को छोटी छोटी घटनाओं के द्वारा दर्शाया है। जैसे जैसे रेलगाड़ी आगे की ओर बढ़ती है वैसे वैसे तनाव बढ़ता जाता है। विभाजन की त्रासदी ने लाखों लोगों को भावनात्मक और विचारात्मक धरातल पर ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तथा आत्मिक स्तर पर भी प्रभावित किया। मंच पर विभिन्न किरदारों के रूप में आपको दिखाई देंगे देव शर्मा, विशाल वंशी, आस्था प्रजापति, रोहित सिंह, रमाकांत शर्मा, अक्षत शुक्ला, श्रीमती रेणुका बटसेया, संस्कार साहू, नितेश सिंह। इस नाटक का निर्देशन किया है मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय की छात्रा रक्षा तंवर ने और सह निर्देशन है अमन तिवारी का। प्रकाश परिकल्पना मधुर जैन की। प्रस्तुति के दौरान अपने मोबाइल को साइलेंट या स्विच ऑफ रखें। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष विनर सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर की प्रस्तुति अमृतसर आ गया। गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे। मेरे बाजू वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम की किस्से सुना रहे थे, क्योंकि वह लाम के दिनों में होने वाली बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे। वहीं सरदार जी के बगल में दो पठान व्यापारी भी गए। उनमें से एक पठान व्यापारी ने हरे रंग की पोशाक पहनी और उन दो पठान व्यापारी के पास में एक पतला दुबला सा बाबू बैठा। उस पठान व्यापारी का बड़ी देर से उस दुबले पतले बाबू के साथ मजाक चल रहा। वो दोनों कभी कुछ तो पश्तो में बात करते। तो दुबला पतला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था। वहीं उस दुबले पतले बाबू के बगल में एक
बूढ़ी माँ मुंह से ढाके बैठी थी और देर से माला जप रही थी। यही कुछ मुसाफिर रहे होंगे, संभवतः एक दो मुसाफिर और रहे होंगे, वो मुझे स्पष्ट रहा याद है। गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जाती है और गाड़ी में बैठे मुसाफिर आपस में बतिया रहे। और गाड़ी के बाहर गेहूं के खेत में हल्की हल्की सी लहरियां हो रही। मैं बड़ा खुश था क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को तो देखने जा रहा था। लेकिन उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि शायद हम किसी चुटपुटे में जी जा रहे हैं। शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापारी चुटपुटे में बीत जान पड़ता है। ज्यों ज्यों भविष्य के पट खुलते जाते हैं, यह चुटपुटा और भी गहराता चला जाता है। नहीं क्या हुआ, कुछ लोग जावेद भाई के घर से निकले
तो अब आज़ाद हो रहा है ना। ये लड़ाई दंगे और ये मारकाट ये सब भी तो बंद हो ही जाएंगे सरदार जी। और फिर हम पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों के लिए हिंदुस्तान सरकार कुछ तो मदद मुहैया कराएगी। सब ठीक होगा सरदार जी, देख लेते। शायद झेलम का स्टेशन पीछे छूट चुका था। तभी उन दोनों पठानों में से किसी एक ने कोई पोटली खोल ली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकाल कर अपने साथों को देने लगा। वहीं हंसी मजाक के बीच वो पास ही में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा। बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे थे। पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लुफी आ गई थी। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया। बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए। वजीराबाद है शायद। गाड़ी वहां थोड़ी देर के लिए खड़ी रही और छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। कहीं कुछ गड़बड़ है। कहीं कुछ था, पर क्या था किसी को भी स्पष्ट नहीं। मैं अनेक दंगे देख चुका था, इसलिए वातावरण में होने वाली एक छोटी सी तब्दील को भी मैं भाप गया। भागते हुए व्यक्ति, खटाक से बंद होते दरवाजे
ये सब गो के संकेत थे।
कि बाहर से गाड़ी पर पथराव होगा या गोली चलेगी? कुछ भी कहना कठिन था। मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी भी कारण से अपनी खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो। उसके देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे। बोझिल अनिश्चित से वातावरण में सफर कटने लगा। रात गहराने लगी। डब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंकित ज्यों के त्यों बैठे थे। गाड़ी की रफ्तार सहसा टूटकर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे को देखने लगते। कभी रास्ते में ही रुक जाती तो डब्बे के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा हो उठता। केवल पठान निश्चित बैठे थे। उन्होंने भी बतियाना बंद कर दिया था। उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला ही नहीं था। खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया था और उस चांदनी में बाहर की दुनिया और भी अनिश्चित और भी रहस्यमयी हो उठी। किसी वक्त दूर किसी और आग के शोले उठते नजर आते। कोई नगर चल रहा था। गाड़ी किसी वक्त चिंगारती हुई आगे बढ़ने लगती तो किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती।
तो हम तेरी जबान खींचने का अंजीर की सौगात ही देता है माता। ये लड़ने की जगह नहीं है, थोड़ी देर का सफर और बाकी है, अभी आराम से बैठो। तेरी मैं लात ना तोड़ूं तो कहना गाड़ी तेरे बाप की है। हे बाबू, हमने क्या किया? सब उसको निकालना था तो हमने भी उसको निकाला, लेकिन हम कहता है गाली मत दे, नहीं तो हम तेरी जबान की खंजीर की अपने घर में शेर बनता है, तेरी उस पठान बनाने वाले की मैं। अबे छोड़ बाबू, एक हाथ नहीं है, ऐसा नहीं डब्बा होगा, अगले डब्बे में बैठेंगे। मेरे भी परिवार को मुझसे छीन लिया। मैं जब तीसरी नमाज अदा करके घर को लौटा तो देखता हूं लोगों ने मेरे परिवार को सूली पर चढ़ा दिया। मैं जैसे तैसे जान बचाकर भागा और पिछले कई दिनों से यही चुप कर बैठा हूं। अभी की तरह आवाज़ों को इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करके उसे हमारे मजहब में लेकर आओ। ये तो कुछ चंद ना समझ लोगों की वजह से पूरे कौम को बदनामी झेलनी
अरे तू हम में से एक होकर हमारे खिलाफ बोलता है। ये सोचने की गलती मत करना कि तुम और हम एक हैं। मैं अल्लाह ताला का हुक्म अदा करता हूँ, तुम लोग शैतान का। मुझ में और तुम में उतना ही अंतर है जितना लोग आजकल एक हिंदू और एक मुसलमान में समझते हैं। तू लटो इनसे, ये मेरे साथ है। तुम क्या भूल गया? हमारे एक मुसलमान भाई मार गए। अरे तो इन्हें मार के क्या सुकून मिल जाएगा? अरे मैं कहता हूँ रसूल में इसकी बातें छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह जोर जबरदस्ती करके किसी को अपने मजहब का बनाकर तो अल्लाह ताला का हुक्म अदा कर रहे हो? अरे दोजख में जाओगे तुम लोग, दोजख में। तुम जैसे लोगों की वजह से पूरे पूरे कौम को बदनामी झेलनी पड़ती है। जब सड़क पर से निकलता हूं ना तो लोग हिकारत भरी नजर से देखते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं मैं तुम्हारी तरह तो नहीं। अरे मजहब और अल्लाह की नाम की आड़ में ये सब बंद करो ज़ालिमों। शराब हम मसले हैं। ठीक है, सही कहते हो मौलवी साहब आप। हाँ हम कहा इन बेचारों के पीछे पड़े रसूल मियां। गाड़ी
कशीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक की दश्त पे तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गमदिल। जवां लहू की पुरअसरार शाहराहों से चले जो यार, तो दामन पे कितने हाथ पड़े। दयार हुस्न की बेसब्र ख्वाबगाहों से पुकारती रही बाहें, बदन बुलाते रहे। बड़ी अजीज थी लेकिन रुखे शहर की लगन, बड़ा करीब था हसीना ने नूर का दामन। सुबक सुबक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। ये थे आपके सामने प्रस्तुति अमृतसर का गया भीष्म शाहनी जी की कहानी पर रचित, जिसका निर्देशन किया था भोपाल से आए रक्षा तंवर जी ने और सह निर्देशक थे अमन तिवारी। पात्र परिचय मैं आपके सामने कराता हूँ। रमाकांत शर्मा, कृपया आपका नाम स्वागत करें। कृष्णा रघुवंशी, देव शर्मा, रोहित सिंह, दिविज जैन, संस्कार साहू, अक्षत शुक्ला, श्रीमती रेणुका परसिया और सूत्रधार के किरदार में आस्था प्रजापति। संबंधा निर्देशिका महोदय हमारे बीच अभी नहीं है, उन्हें किसी कारणवश भोपाल जाना पड़ा। नाटक के सह निर्देशक हमारे पास सामने हैं अमन तिवारी। आप वर्तमान मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित रंगकर्मी हैं और जिन्होंने इस नाटक का सह निर्देशन किया है। मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला और इस प्रस्तुति को यहाँ देखा। अमन तिवारी से मैं निवेदन करूँगा कि आप भी दो शब्द रहें और आभार ज्ञापित करें। नमस्कार। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर ये प्रस्तुति देखने आए, इसलिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। हमारे साथ कुछ महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा। पहले तो मधुर भैया को भी मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। मधुर भैया ने इस नाटक की लाइव डिजाइनिंग की। मधुर भैया स्टेज पर। इसके बिना भी मेरा साउंड काफ़ी तेज है। आप सभी ने जो इतना बहुमूल्य समय निकाला और आप लोग हमारी इस छोटी सी प्रस्तुति को देखने के लिए यहाँ तक आए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद तो ज्ञापित करता ही हूँ। साथ में हमारे बीच जो विशिष्ट और मुख्य लोग काफ़ी, आप सभी मुख्य हैं मेरे लिए, हमारे लिए, लेकिन हमारे एसडीएम सर, निरंजन सर और तिवारी सर, आदरणीय विनय वकील साहब, विजय सर, आप सभी लोग, मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि सर ने हमें सहयोग किया, कॉलेज में हमें परमिशन दी और निरंजन सर का हमेशा सहयोग हमें मिलता है, एलडीएम सर का मार्गदर्शन हमें मिलता है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ बैक स्टेज में कुछ लोग जुड़े हुए थे जिनका मैं यहाँ नाम लेना भूल गया। पहले तो मेरे साथ थे विक्रम, प्लीज आइए, और एक इनके लिए जोरदार छात्र हैं पीयूष मिश्रा। अगर यहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो वो भी हमारे साथ बैक स्टेज से थे। पीयूष आगे आ जाए। दो बहुमूल्य नाम और भी हैं, हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी विष्णु भैया जिनका हमें मार्गदर्शन मिलता है, और सरोज भाई साहब मंच के पीछे से आप एक आवाज ध्वनि आप सुन रहे थे, उस पर थे हमारे साथ शिविका जी। शिविका
अगर आपके पास समय होता सर। थैंक यू सर। आज का नाटक बहुत ही शानदार नाटक रहा। कुछ एक पात्र तो वाकई जा रहे जीवन थे। आपका पात्र बहुत अच्छा था, काफी अच्छा देखने लगा और हम लोगों के लिए बहुत ही हाथ का विषय है। गुना जैसे शहर में हम लोग ऐसे नाटक कर पा रहे हैं, हमारे पास भी इतनी सारी प्रतिभाएं हैं। और जैसे कि मैं हम लोग को अक्सर बताता रहता हूँ और आप लोगों को सही के लिए बोल रहा हूँ, अन्य लोगों के लिए भी, हमारा जो मानस भवन है वो हम लोगों ने अवेलेबल कराया है। वहाँ कोई भी नाटक उपलब्ध हो रहा है, कर सकते हैं, फ्री रहेगा। ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे लाइट और साउंड दो का अगली मीटिंग प्रस्ताव करेंगे। इसमें तो लाइट और साउंड की आवश्यकता है। अदरवाइज भी नाटक बहुत अच्छा था, प्रस्तुति बहुत बढ़िया थी, बस वो एक दो चीज जो मुझे लगी वो लाइट एंड साउंड था। तो हम लोग कोशिश करें अगली बार अच्छा है और नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग यहाँ नाटक करें बहुत ज्यादा शानदार होगा। थैंक यू। ऐसे ही आप लोग आगे करते हैं। मैं निवेदन करूँगा नाटक के विषय में निरंजन सर से निवेदन करूँगा कि आप अपने विचार रखें। मैं इसलिए भी निवेदन कर रहा हूँ कि इन विचारों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें आगे क्या क्या सुधार और करने हैं। इस दर्शक विभाग में उपस्थित गुना शहर के एसडीएम श्री वीरेंद्र सिंह जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर बी के तिवारी जी, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण नाटक के लिए मंच उपलब्ध कराया, और इस दर्शक विभाग में उपस्थित सभी महत्वपूर्ण दर्शक। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ कि भीष्म साहनी जैसे बड़े लेखक, साहित्यकार भी तो उनके लिए वैसे भी बहुत छोटा है, जो कि बहुत पहले हो गया। ये कहानी जो है अमृतसर आ गया है, ये 1973 में प्रकाशित हुई थी और उसके बाद उनका कहानी संग्रह है पटरियाँ, उसमें संकलित हुई। चूंकि रावलपिंडी में जन्मे भीष्म साहनी जी ने खुद इस विभाजन का दंश व्यक्तिगत रूप से महसूस किया है, इसलिए उनकी ये नहीं, ये तो खैर ठीक है, लेकिन आपने तमस उपन्यास तो उसका श्याम गोविंद ईरानी जी के द्वारा किया गया जो नाट्य रूपांतरण है, जो 5 एपिसोड में दूरदर्शन में आया था, तो आपने देखा। तो ये जो विभाजन की त्रासदी है उसका दंश आज भी हम लोग कहीं न कहीं महसूस करते हैं। मुझे मधुर विनर सोसाइटी एंड कल्चर की पूरी टीम, इसकी निर्देशिका उषा कंवर जी, अमन तिवारी और उनकी पूरी टीम के लिए साधुवाद से अधिक कोई शब्द नहीं निकलता कि उन्होंने गुना जैसी एक तरह से लगभग बंजर सी जमीन पर ऐसा उपक्रम किया। और बहुत पहले मुझे याद है कि मानव भवन में मधुर ने तिरिश भी किया था, मुझे प्रकाश का, वो भी एक बहुत अद्भुत नाटक था। देखिए, आपने नाटक देखा होगा, 45 मिनट के इस नाटक में भीष्म जी पूरे मनोवैज्ञानिक रूप से सारी घटनाओं को, केवल एक यात्रा है जो कहीं से चलकर वजीराबाद होते हुए फिर अमृतसर तक पहुंचती है, और उसमें स्टेशन के नामों के अनुसार कि कोई पाकिस्तान का स्टेशन है, वहाँ पर हमारे पात्रों की भूमिका, उनका मनोज्ञान अलग होता है। जब हिंदुस्तान आ जाता है, जब हिंदू बहुल प्रदेश आता है, तो हमारा बाबू जो है एकदम खड़ा हो जाता है। इस प्रकार की जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि भीष्म जी की थी, वो इसलिए थी क्योंकि उन्होंने विभाजन की त्रासदी को झेला। मैं जैसा कि अभी एजेंट साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि नाटक के लिए प्रकाश और दृश्य श्रव्य का माध्यम है ये, तो ऑडियो और विजुअल दोनों के लिए जरूरी है कि प्रकाश व्यवस्था ठीक हो, ध्वनि व्यवस्था ठीक हो। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ये कहा कि मानव भवन को उसके लिए उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको यदि, लेकिन फिर भी यदि उनको संसाधन मिले तो वे क्या नहीं कर सकते। मुझे बहुत खुशी है, लेकिन फिर भी इन सीमित संसाधनों में इन लोगों ने जो किया है वो स्तुत्य है, तालियों के काम। अंत में
को परिदृश्य को लेके ये नाटक लिखा गया, तो मैं यही कहूँगा कि हमसे बेहतर तो वे कबूतर हैं जो कभी मंदिर के शिखर पर जा बैठे, कभी मस्जिद के गुंबद पर जा बैठे। धन्यवाद। मेरे सामने नाम बहुत सारे हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले तो मैं चतुर्वेदी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा मन है कि सभी लोग आपके विचार में जाना, समय की सीमा, इसलिए मैं एक बार और एक वक्ता के रूप में चतुर्वेदी जी से निवेदन करूँगा कि आप आएँ सर, और नाटक के विषय में हमारी जो भी कमियाँ हैं आप हमें उनसे अवगत करें, जिससे अगली बार हम कमियों को सुधार करें और भी आगे अच्छी प्रस्तुति कर सकें। बहुत अच्छे कलाकार हमारे गुना जैसी जगह में जो उभर के आ रहे हैं। सबसे बढ़िया ये लगता है कि कई वर्ष पहले बलोच जैन ने जो जलाई थी वो आज काफी आगे पहुंच गई है। और अमन हमारे केमिस्ट्री के प्रोफेसर विशु हमारे गप्पारू कहते थे उनको तिवारी जी का बालक है, वैसे गोद में मैंने देखा था और आज सह निर्देशक के रूप में हमारे सामने है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे साथ कमियों की बात जहां तक है, हमें सफेद चादर में दिल के बराबर में काला दाग होता है तो दिखाई दे जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस खुरदरी जमीन पर इन लोगों ने जो नाटक तैयार किया है, जिसमें हमारी भाभी बरसैया जी मौजूद हैं, गृहस्थ हैं, उसके बाद भी इतना समय निकाल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये अंतर संघर्ष, अंतर द्वंद्व का जो नाटक है, उन्होंने विज्ञान की बात उन्होंने कही, उस समय की वो त्रासदी आज भी हमें प्रेरणा देती है। क्योंकि जो साहित्य होता है वो एक्टिव और रिएक्टिव दोनों रूपों में हमें प्रेरणा देता है। इसलिए हम साहित्य को देखते हैं, डॉक्टर भी पढ़ते हैं, इंजीनियर भी पढ़ते हैं, समाज का हर वर्ग उसको पढ़ता है, लेकिन उसे नाटक के रूप में प्रस्तुत करना ये बहुत समय साध्य, श्रम साध्य विधा है जो हमारे सामने इस रूप में प्रस्तुत होती है। उस समय की किसी जीवन की, हमारे देश की अवस्था को आज प्रस्तुत कर देना, और आज प्रासंगिकता है इसलिए आपने प्रस्तुत किया है। और प्रासंगिकता के लिए केवल 4 पंक्तियां में उस समय के लिए भी और आज के समय के लिए भी, कि मोहब्बत के सिवा कोई चारा नहीं है। इस नाटक को अगर मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता को लेते हुए अगर मैं कहना चाहूँ तो केवल 4 पंक्तियां। मोहब्बत के सिवा कोई चारा नहीं है, नफरत इस देश की मुख्य धारा नहीं है, जुनून की रौ में बह गए हैं कुछ लोग, लेकिन उनके पीछे हिंदुस्तान सारा नहीं। बहुत धन्यवाद। मैं आपको दिल से बधाई दे रहा हूँ और आशीर्वाद दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। मेरे बच्चों, भाभी जी आपको नहीं कहा है बहुत आगे बढ़े आप लोग, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। महीनों से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तब हमें ये 1 घंटा इस रूप में हमें दे पाए हैं, जो हमें जीवंत करता है उस दृश्य को आज हमारे आंखों के सामने। बहुत बहुत बधाई बेटा। पुनः आप सभी लोग पधारे, आप सभी लोग धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसी तरह से आप लोग सहयोग बनाए रखिए, हम लोग प्रयास करेंगे आगे और भी अच्छी प्रस्तुतियाँ हम लोग आपके साथ साझा करें।